तो हम लोग थे डिकॉम्पोजिशन पे, राइट, जो हम पिछली बार कर रहे थे। तो डिकॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बता दो। मैम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोक करना। सिंपल सब्सटेंसेस को ब्रेक कर देना, उसे ब्रेक करके हमें क्या मिलेगा एंड में? मैम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस। तो हमें मिला क्या ऐसे करके? मिनरल्स। मिनरल्स, हाँ, मिनरल्स निकालने का प्रोसेस है ये, वेरी गुड। सो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है इसमें? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, दूसरा? लीचिंग। 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 लीचिंग क्या होता है? लीची लगती है वहां पे? फिर? जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। वेरी गुड। ओके, लीचिंग के बाद क्या आता है? कैटाबॉलिज्म। उसके बाद क्या आता है? ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन के बाद क्या बनता है? मिनरलाइजेशन, ह्यूमस बनता है इसमें। क्वेश्चन तो ढंग से सुन ले। मिनरलाइजेशन, ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर्ड अमorphous सब्सटेंस। और ये डिग्रेड हो जाता है जल्दी या नहीं? नो मैम। नो नो सर मैम। मैम। सर मैम। नहीं। एसिड, पीएच कैसा होता है इसका? लाइटली एसिडिक। लाइटली एसिडिक, हाँ, बहुत एसिडिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक। गुड। पीएच के बाद, ह्यूमिफिकेशन के बाद आता है मिनरलाइजेशन, राइट। गुड। अब हमने बात करनी है उन फैक्टर्स की कि मिनरलाइजेशन मतलब जो डिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस है वो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट फैक्टर विल अफेक्ट दैट स्पीड ऑफ डिकॉम्पोजिशन? डिकॉम्पोजिशन की स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। मे बी डिकॉम्पोजिशन एक में देखा गया कि 15 दिन में डिकम्पोज हो गई बॉडी, पर पूरा प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो ह्यूमिफिकेशन काफी टाइम लेता है। लेट्स से हम लेके चलते हैं इसको 100 डेज, ठीक है। हमने देखा कि एक केस में एक एरिया ऑब्जर्व कर रहे थे, यहाँ पे डिकॉम्पोजिशन 100 डेज में हो गई, और दूसरे एरिया में डिकॉम्पोजिशन ने 200 डेज दे लिया। मतलब डिकॉम्पोजिशन का रेट वेरी कर सकता है। तो क्या रीजंस है कि डिकॉम्पोजिशन की जो स्पीड होगी वो वेरी कर जाएगी? तो दो टीम बना लेते हैं, टीम वाइज डिस्कस करते हैं। तो एक लड़कियों की टीम बनाते हैं, एक लड़कों की, ठीक है। ऐसे बदलते रहेंगे रोज टीम। आज टीम में हम लिख लेते हैं गर्ल्स की, और टीम में भी लिखते हैं हम बॉयज की। अब देखते हैं किसके पास एक्चुअल फैक्टर। और ये मत बोल सोच लेना कि एनसीईआरटी से पढ़ के फैक्टर बताओगे, क्योंकि मैं मीनिंग पूछूंगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। चलो बताओ भाई, जो पहले टीम बोलेगी उसको पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन को अफेक्ट कर रहे हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कैसा, क्या करेगा, कुछ आइडिया दे। टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर जितना मतलब मॉइस्ट गर्म होगा उतनी इजीली डिकम्पोजिशन होगी। ऐसा क्यों? मैम क्योंकि एंजाइम वर्क करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क करेंगे, किसके एंजाइम्स? डिकम्पोजिशन के लिए जो है। ठीक है, ओहो हो। तो ये तो दोनों टीम को पॉइंट देना पड़ गया मुझे टेम्परेचर के लिए। चलो ठीक है भाई, दोनों टीम इक्वल। और कोई पॉइंट? सोचो ऑक्सीजन। सोचो भाई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या सीन है? सॉइल मॉइस्चर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिटर्जेंट। नहीं समझ आया, दोबारा बोले हिमांशु। मैम सॉइल मॉइस्चर, केमिकल, क्लाइमेटिक फैक्टर्स और केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिटर्जेंट। केमिकल कॉम्पोज डिकम्पोजिशन सोइल। केमिकल की केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस, मतलब समझा इसका? मतलब समझा केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस क्या मतलब है इसका? एनसीईआरटी से पढ़ के नहीं बताना। मैम माइक हम किस तरह का मैटर प्रेजेंट है उसमें? जैसे कि जैसे अगर प्लांट्स हैं तो उनमें सेल वॉल्स होंगी, जैसे वैसे उस तरह का। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस, वैसे तो तुम्हारा आंसर थोड़ा गलत है, पर चल तूने एक्सप्लेन करने का कष्ट किया तो मैं तुझे मार्क्स देती हूँ। उसने पढ़ के बोला था। चलो नेक्स्ट पॉइंट। लड़कियां क्या सो गई? नहीं है पॉइंट तुम्हारे पास? जीत जाएंगे ये। और क्या चीजें हो सकती है जो अफेक्ट कर सकती है? सोचो सोचो। मैम सोयल। हम्म। सोयल, मिट्टी। सॉइल, सॉइल कैसे अफेक्ट करेगी?
बोल रहे हो तो मतलब भी तो बताओ कैसे अफेक्ट कर रही है। मैम मॉइस्चर मॉइस्चर जितना ज्यादा होगा उतना इजीली डिकम्पोज होगा। मॉइस्चर एक अच्छा पॉइंट है, हाँ। सॉइल कैसे, बोलो। अभी भी 2 पॉइंट पीछे हो लड़कियों, क्या हो गया तुम्हें। सॉइल एक्सप्लेन कर दो कैसे, तो पॉइंट दे दूंगी। मैम सोइल में तो मॉइस्चर ही आ सकता है। मैम हम्म सॉइल माइक्रो वर्म्स और माइक्रोब्स होंगे तो। माइक्रोब्स तो सॉइल में होंगे, आते ही हैं। डिकम्पोजिशन तो वहाँ होगा। ये पॉइंट नहीं बनता। और सोचो। पार्टिकल साइज। किसका पार्टिकल साइज। सोइल। क्ले ही होगी या सिस्टी होगी, उसके बेसिस पे। नहीं, सॉइल मैम जो होती। बैक्टीरिया। बहुत पीटोगे बेटा, बैक्टीरिया तो हो गई तभी डिकम्पोजिशन होगी। और सॉइल एक मीडियम का काम करेगा डिकम्पोजिशन के लिए। तो मैम उसमें अगर मैम इनऑर्गेनिक मैम फ्रैगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या बेटा, हम पूछ रहे हैं कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे डिकम्पोजिशन की स्पीड को, उसको कम कर देंगे या उसको ज़्यादा कर देंगे। तो फ्रेगमेंटेशन तो उसका स्टेप ही है। कोई फैक्टर बताओ कि अगर डिकम्पोजिशन वहां पे तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे सामने मरे हुए पत्ते पड़े हैं, इनको डिकम्पोजिशन का रेट कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे कम होगा, या किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन का रेट कैसे कम हो सकता है। वाटर इन सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, तो उसका मैम क्या हीट करें। हो सकता है। हीट। हम्म हीट टेम्परेचर में हीट। आ गया। टेम्परेचर में आ गया ना। क्लाइमेटिक टेम्परेचर फैक्टर। इसमें। हाँ जी। क्लाइमेटिक फैक्टर मैम जब जैसे कि मतलब मैम पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में मैम डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक कंडीशन बता। मैम डेट्रिटस। ये क्या बात बनी, डिट्राइटस तो माइक्रोब है। मैम इनऑर्गेनिक केमिकल्स। उससे क्या होगा। मैम वाटर। क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन के बाद जो एलिमेंट्स है लाइक सोडियम कैल्शियम वो रिलीज हो जाएंगे मतलब इनटू सॉइल में। और जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। डज इट अफेक्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। नहीं बेटा, तो डिकम्पोजिशन के बाद का सिचुएशन हो गया ना, हम तो पूछे डिकम्पोजिशन जो हो रहा है उसकी स्पीड कैसे अफेक्ट होगी। क्वेश्चन तो समझो ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जो पूरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का ये वाला, इसमें क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही है। जैसे अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो डिकम्पोजिशन का रेट वेरी करेगा, तो वो ये पूछ रहा है। मैम वाटर कर सकता है फिर। उसमें मॉइस्चर आ गया। हाँ, मॉइस्चर चाहिए होता है थोड़ा। हाँ, माइक्रोबियल का जो कंटेंट हो। माइक्रोब्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, माइक्रोब शुड बी देयर। ओके। मैम जो डिकम्पोज हो रहा है उसका मास भी डिपेंड करेगा। व्हाट यू मीन बाय दैट। अगर प्लांट्स है तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा एलिमेंट है तो उसको डिकम्पोज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे डिकम्पोजिशन की जो कॉम्पोजिशन होती है ना डिट्राइटिस की, उस पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा सा भी मटेरियल है और बहुत जल्दी टूटने वाली कॉम्पोजिशन है तो वो टूट जाएगा जल्दी। लेकिन एक छोटा सा मटेरियल है और उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है कि वो घुल नहीं रहा है, तो उसको टाइम लग जाएगा ना। पॉलीथीन का इतना सा टुकड़ा लिया और इतने सारे कागज़ के पन्ने लिया, कागज़ तो डिकम्पोज आराम से हो जाएगा, लेकिन इतना सा पॉलीथीन का टुकड़ा होगा नहीं। तो मास एग्जैक्टली मैटर नहीं करेगा स्पीड ऑफ डिकम्पोजिशन पे, उसकी कॉम्पोजिशन मैटर करेगी। मैम मटेरियल कितना कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वो लिख लिया ना हमने, कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटिस लिख तो लिया। चलो, आओ अब देखते हैं कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और इस पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो तुमने सुना है काइटिन, काइटिन वर्ड सुना है, एनिमल किंगडम में कहीं सुना होगा। क्या होता है काइटिन, क्या होता है काइटिन। फंगस सेल वॉल। मैम काइटिन फाइबर सब्सटेंस। फाइब्रस सब्सटेंस, अरे बापा। बेटा कॉकरोच याद है, कॉकरोच। मैम इसका एग्जोस्केलेटन। हाँ हाँ, आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन था, जैसे कॉकरोच है तो उसके पंख होते हैं ना, तो वो
अगर कभी किसी ने कॉकरोच को ऊपर से टच किया है, तुम्हारे अगर स्कूल की लैब्स में होता है, बहुत हार्ड सा सरफेस होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ काइटिन। तो काइटिन एक एक्सटर्नल लेयर का काम करती है जो एक्सोस्केलेटन को प्रोटेक्ट करती है। तो काइटिन बहुत ही रिजिड सब्सटेंस है। केमिकल कॉम्पोजिशन में तुम्हें इसकी जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, एटलीस्ट जब 11th पढ़ोगे तब चाहे तुम पढ़ सकते हो। तो काइटिन इज ए केमिकल सब्सटेंस जो बहुत हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करता है, स्पेशली लाइक आर्थ्रोपोड्स। तो काइटिन अगर प्रेजेंट है तो उसको डिकम्पोज होने में टाइम लग जाएगा, तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो इफेक्ट होगा। अगर वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट है, लिग्निन इज ऑल्सो अ सब्सटेंस जो टाइम लेता है डिकम्पोज होने के लिए। कहाँ मिलता है लिग्निन? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है लिग्निन? कम ऑन, नहीं यार, एक सेकंड, मैंने होमवर्क क्या दिया था? होमवर्क दिया था मैंने कुछ? होमवर्क क्या दिया था मैंने? मैम आपने पूछा था कि जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के, मैम वो कौन होते हैं? हाँ भाई, कौन मिले? मैम डायटम्स। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क का। तो डायटम्स याद रखना है सबने, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। वेरी गुड, मतलब पढ़ा तूने, गुड। लिग्निन क्या होता है? नहीं याद? केमिकल कॉम्पोजिशन होती है किसकी? किसकी स्ट्रक्चर में मिलता है? किसी सेल के स्ट्रक्चर के अंदर मिलता है लिग्निन, जो उसके सेल को हार्ड बनाता है, उसके सेल की लेयर को हार्ड बना देता है लिग्निन। नहीं? चलो फिर अभी इतना याद रखना कि ये कुछ हार्ड सब्सटेंस होता है, पता करके आना लिग्निन, इसी बहाने तुम एक और टॉपिक पढ़ोगे। और अगर कंडीशन एनारोबिक है, एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कम है? कम है। एब्सेंट है बेसिकली, हाँ, राइट। तो अगर काइटिन है, लिग्निन है और एनारोबिक कंडीशन है तो क्या होता है? डिट्राइटस इज रिच इन दीज, तो डिकम्पोजिशन का रेट होगा स्लो, ठीक है। अगर जो तुम्हारा डिट्राइटस है, जो तुम्हारा डिकम्पोज होने वाला मटेरियल है, अगर इसमें बहुत सारा काइटिन है या लिग्निन है या फिर एनारोबिक कंडीशन प्रेजेंट है वहाँ पे, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन तुम कह रहे थे ना, अगर एनारोबिक है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगी स्लो। तो नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है कि डिकम्पोजिशन कब स्लो होगी और कब फास्ट। लिखो इसे, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी इसके ऊपर। समझ आया? अरे वाह, तुम लोग आ गए सैटरडे को, इतने सारे बच्चे कैसे आ गए? कमाल होगी। मैम एनारोबिक कंडीशन का क्या बताया आपने? ये एनारोबिक कंडीशन होगी ना, मतलब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी है। ये जो भी मटेरियल है, मान लो डिकम्पोज होने वाली जो डेड बॉडी है ना, वो ऐसी किसी जगह पे पड़ी है जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं है, बड़े ही सिक्लूडेड से एरिया के अंदर पड़ी है, एनारोबिक कंडीशन के अंदर पड़ी है, तो उस केस में डिकम्पोजिशन का रेट बहुत कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जैसे दलदली एरिया में डेड बॉडी को फेंक दो, डिकम्पोजिशन का रेट कम हो जाएगा, एनारोबिक कंडीशन है वहाँ पे काफ़ी हद तक। मैम यस, वेरी गुड विजय, इनको भी सर्च करने दो। डन? मैम। ओके, यस। अब केस 2, तो केस के फॉर्म में लिखना। अब ये है 4 मार्क का क्वेश्चन। यहाँ से क्या होगा? जो डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ाएंगे, अगर जो भी डिट्राइटस है, अगर ये रहा डिट्राइटस, ठीक है, डिट्राइटस मतलब मटेरियल जो ब्रेक होने वाला है, जिसमें डिकम्पोजिशन होगा। अगर डिट्राइटस में बहुत सारा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा मीठा मीठा शुगर है, उसके पास बहुत सारा मॉइस्चर, उसके एनवायरनमेंट में बहुत सारा मॉइस्चर अवेलेबल है, और वहाँ पे कंडीशन भी हाई टेम्परेचर की है, एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हाई का मतलब 50 डिग्री मत पहुँचा देना, एक नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन। तो अगर ये 4 कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन का रेट होगा फास्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस आराम से, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आराम से माइक्रोब ब्रेक कर लेते हैं, शुगर को बहुत आराम से ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। जब मॉइस्चर होता है ना तो माइक्रोब्स को एक मीडियम मिल जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से माइक्रोबियल एक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेजेंट होता है तो जो भी माइक्रोब्स है उनकी बॉडी के एंजाइम्स भी एक्टिवेटेड रहते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी से डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन को फास्ट कर देंगे डिट्राइटस की। तो ये आएगा इसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन। डन? मैम। अब देखो, अब बाकी के लेफ्ट ऑफ द पॉइंट्स जो जिससे क्वेश्चन आ सकता है। टेम्परेचर की बात हो रही है स्पेसिफिकली, तो हाई कितना होना चाहिए? जब मैं हाई बोलूँ तो कितना? अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस हाई होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर लो होगा, मतलब
मतलब बिलो 10 डिग्री सेल्सियस पे, या तो माइनस की तरफ जा रहा है, तो कि जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे डेड बॉडी डिकम्पोज नहीं होती। इसलिए बर्फीले इलाके में अगर किसी जानवर वगैरह की डेथ हो जाए तो उसकी बॉडी तुम्हें फ्रोजन मिलेगी, राइट। तो जितना टेम्परेचर कम होता है डिकम्पोजिशन का रेट डिक्रीज होता चला जाता है, तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 10 डिग्री, अरे ये 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है। अब मॉइस्चर, पानी का अमाउंट एटलीस्ट ऑप्टिमम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो तो ऑक्सीजन की कमी होती है उन एरिया में, बहुत कम पानी होगा तो वहाँ पे ड्राई हो जाएगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर की अवेबिलिटी होनी चाहिए, तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगी। और एरिएशन का मतलब क्या है कि वो जो सॉइल है वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन घुली हो, तो अगर एरिएशन ज़्यादा है सॉइल में तो डिकम्पोजिशन का रेट भी ज़्यादा होगा। और अगर एरिएशन कम है, वाइसा वर्सा मतलब ऑपोजिट भी ट्रू है, तो अगर एरिएशन को मैं उल्टा लिख लूँ, एरिएशन इज लेस in soil, then decomposition will be less. वाइसा वर्सा का मतलब होता है ऑपोजिट और ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ डिकम्पोजिशन खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। डन। डन मैम। Yeah, ma'am. सबने ओके, चलो Yes, रेडी फॉर द ma'am. क्वेश्चंस। Yeah, ma'am. ओके, स्टार्ट दिस वन। अब तुम ये वाला सॉल्व कर सकते हो, ये वाला सॉल्व कर सकते हो। स्टॉप, बताओ भाई। ओके 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 ओके, सिमरन का आंसर डिफरेंट है, बाकी सबका सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। कौन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को अफेक्ट नहीं करेंगे? डज नॉट अफेक्ट, तो इसको अंडरलाइन किया। अब देखते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा था लिग्निन है उसके पास है, ज़्यादा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि हमारी डिट्राइटस की कॉन्सेंट्रेशन तो अफेक्ट करती है ना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को। लेकिन ये तो पूछ रहे जो अफेक्ट ना करे, तो ए आंसर नहीं होता। सॉइल मॉइस्चर अफेक्ट करता है, मॉइस्चर थोड़ा ऑप्टिमम होना चाहिए, पीछे ही पड़ा है, ये नहीं हो सकता। टेम्परेचर ऑफ द सॉइल मैटर करता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट हो, 10 से कम होता तो नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेगी अफेक्ट, क्योंकि उसका कोई खास लेना देना नहीं है, मेन ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए, वो डिटरमाइन कर रहा है कि डिकम्पोजिशन हो रही है या नहीं। सो आंसर वुड बी 4। डिड यू गेट इट? या मैम। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसे मिटा दूँ मैं, कोई बाद में प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकता है प्रैक्टिस। लेट मी रीड दिस वन आल्सो। कौन है? एक सेकंड। ओके, करो करो, आंसर करो। अलग अलग आंसर आ रहे हैं मुझे, क्या हो गया? ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। डिकम्पोजिशन वुड बी फास्ट इफ द डिट्राइटस कंटेन, तो डिकम्पोजिशन कब फास्ट होगी? जब डिट्राइटस के पास सेलुलोज है, लिग्निन और काइटिन है, नाइट्रोजनस वेस्ट सॉल्युबल शुगर है, या सेलुलोज और पेक्टिन है, ठीक है। तो पूछ रहे डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट कब होगा। अब ये तो बड़ा वो होगी सिचुएशन हमारे पास, हमने पीछे क्या पढ़ा है, डिकम्पोजिशन का रेट कब फास्ट होता है। पहले तो मुझे बताओ, लिग्निन और काइटिन होने पे डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा? And slow. स्लो। No, ma'am. Slow. Ma'am, slow. तो सेकेंड आंसर जिसने भी दिया है ना, उन्होंने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, तो उसको ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, और जब कॉपी सामने स्क्रीन पे पढ़ रहे हो और कॉपी में आंसर लिखना है, तो तुम अपनी कॉपी में लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 3, अपने आप लगा लो जो भी क्वेश्चन का सीक्वेंस है, और उसके आगे लिख लेना फास्ट ढूंढना है मुझको, ठीक है। और फिर जब तुम आंसर देख रहे हो तो वापस आके अपनी कॉपी में देख रहे हैं ये ढूंढना था ना मुझे कि नहीं। ये मैं बता रही हूँ, ये बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, क्योंकि मेरे सारे एंट्रेंस मोस्टली ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन में इसी तरीके से करवाती हूँ मैं, अदरवाइज क्वेश्चन करते रहते गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं फास्ट ढूंढना है, लिग्निन और काइटिन तो स्लो करेगा, तो भाई ये तो गलत है, ठीक है। सेलुलोज और पेक्टिन,
सेलुलोज और पेक्टिन से फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो। इससे भी स्लो होगा। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मेहनत लगती है। सेलुलोज तो स्लो हो गया, तो बचा क्या? नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल शुगर्स। यस, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है मुझे पढ़ा तो था कि वो इंक्रीज करेंगे। वाटर सोल्यूबल शुगर्स, जो शुगर्स है, शुगर भी पीछे मेंशन करी थी ना, अब उसमें वाटर सोल्यूबल वर्ड ऐड कर लो, तो आंसर वुड बी 3, कि जब ये होगा डिट्राइटिस में तो डिकम्पोजिशन का रेट होगा फास्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टार्ट। कम ऑन कम ऑन। कम ऑन, ये तो सबको आना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तुम क्वेश्चन जल्दी में पढ़ रहे हो शायद। हाउ इज दैट पॉसिबल? लेगी बच्चे का आंसर आया, वो भी गलत। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। ये उनका गलत होगा जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, सिर्फ उनका गलत होगा ये। स्टॉप, इतने टाइम का क्वेश्चन था ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन? अगर मैं लिखती इन द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन, तो मेरा आंसर होता है कि डीकॉम्पोजिशन के प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट का काम करता है वो तो डिट्राइटिस करता है। ठीक है, तब मेरा आंसर होता है ए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबस्ट्रेट का काम कौन करता है? मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन से पहले जो स्टेप है वो ह्यूमिफिकेशन है। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या बना? ह्यूमिफिकेशन का जो भी प्रोडक्ट है वो काम करेगा एज अ सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मिनरलाइजेशन। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ह्यूमिफिकेशन में क्या बना, और ह्यूमिफिकेशन में एक ही चीज बनी है, ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन वर्ड से भी याद है, आंसर वुड बी ह्यूमस और हमस। सो सेकंड इसका आंसर होगा। जितनों ने भी 1 लिखा है उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ठीक है, जितनों ने भी 1 लिखा है उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सो आंसर वुड बी हमस। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब होता है सबस्ट्रेट का मतलब होता है वो सब्सटेंस जिसने प्रोडक्ट में चेंज होना है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना हम, A+B=C, हम कहते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में कौन चेंज होता है? सबस्ट्रेट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, तो इनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, है ना? मैम तो सब, क्वेश्चन दोबारा समझाना ये वाला। हाँ समझा देती हूँ, ठीक है। जो सबस्ट्रेट होता है ना बेटा, केमिस्ट्री में थोड़ा सा याद रखना कि जैसे हम कहते हैं ए है, ए और बी ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, एंड प्रोडक्ट जो बना है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो किसी चीज़ के रिएक्शन से बना है। तो ए और बी हमारे सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो स्टार्टिंग मटेरियल है जो बाद में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब मैं डिकम्पोजिशन कर रही थी तो डिकम्पोजिशन एक केमिकल रिएक्शन ही है ना? तो डिकम्पोजिशन में एंड में प्रोडक्ट क्या मिल रहा था मुझे? मिनरल्स, राइट। तो ये जो मिनरल्स बाहर निकल रहे थे वो किससे निकल रहे थे? वो जिनसे निकल रहे थे वो उसका सबस्ट्रेट होगा। तो मिनरल्स मैं निकाल रही थी डेड मटेरियल से ना, डेड मटेरियल से। तो जो डेड मटेरियल है वो है सबस्ट्रेट। ठीक है, इतनी बात समझ आई हिमांशु? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अभी जो डेड मटेरियल है वो सबस्ट्रेट है, तो इसको हम डिकम्पोजिशन में क्या वर्ड यूज करते हैं? डिट्राइटिस। ठीक है, तो आंसर होना चाहिए था ये। बट अब देखो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबस्ट्रेट इन द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। तो वो सिर्फ मिनरलाइजेशन का स्टेप पूछ रहा है। तो डिकम्पोजिशन के अगर मैं स्टेप लिखूं, पहला फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, और फिर हमारा आ गया मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन। अब वो पूछ रहा है कि ये जो लास्ट स्टेप हुआ ना मिनरलाइजेशन वाला, इसके लिए सबस्ट्रेट का काम कौन कर रहा है? अब मैं डिट्राइटिस नहीं लिखूंगी, इसके लिए सबस्ट्रेट का काम कर रहा है जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, ह्यूमस। ह्यूमस। हाँ, तो इसका सबस्ट्रेट हमारा हमस है, इसलिए ह्यूमस है, इसलिए आंसर 2 हुआ। गॉट इट? यस मैम। विजय आंसर चेक कर लो ना, तुम्हारा आंसर यही था तो तुम्हारा सही होगा। मैम तुम यही चाहते था, हो यही था। बस, ठीक है, गॉट इट ना? चलो, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आधे बच्चों की गलती बस क्वेश्चन ना पढ़ने की है, ठीक है। चलो, वैसे आंसर पीछे दे रखे हैं तो असाइनमेंट में देख लेना जब तुम्हें टाइम लगे। चलो जी, चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी तक हम कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम में? कोई बताएगा? बताओ, मुझे कोई पता नहीं।
And productivity and decomposition. हाँ, प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा है और अभी हमने डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ लिया है ना। अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्या बचेगा, साइकिल्स। कार्बन की साइकिल हमने यहाँ पर करनी है और कौन सी साइकिल करनी है हमने यहाँ पे, फॉस्फोरस की। न्यूट्रिएंट साइकिल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और कार्बन की साइकिल यहाँ करनी है। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम एक नाइट्रोजन की साइकिल भी कर लेंगे, जो यहाँ तो नहीं ऐड होती पर नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आते हैं। तो एक 11th का टॉपिक है जो यहाँ कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब जो एक क्वेश्चन बनता है वो इसके ऊपर बनता है, व्हाट इज पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सुना है किसी ने पार के बारे में? यस मैम, सुना है। क्या होती है पार, अनीश, कितना तुझे पता है? बाय द वे पिछले ए और बी टीम में एक्चुअली बी टीम ज़्यादा बेहतर कर रही थी, पर एंड में ए और टीम बी का सेम ही टाई था, तो हम विनर तो नहीं डिक्लेयर कर पाए, पर ये गेम खेलते रहेंगे। तो पार क्या होती है, फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो पहला 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसकी डेफिनेशन पे, फुल फॉर्म पे लिख लो। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली मतलब जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है, एक्टिव मतलब जो यूज होती है, रेडिएशन सन की। तो सूरज की जो किरणें पड़ती है ना प्लांट्स के ऊपर, जो सूरज, यस विजय, जो सूरज की किरणें पड़ती है प्लांट्स के ऊपर, वो कौन सी वेवलेंथ की सूरज की रेस को ले सकते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज करने के लिए, उसको हम कहते हैं पार। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में डालना, ये है चैप्टर हमारा 11th ग्रेड का फोटोसिंथेसिस वाला, जहाँ पर तुम पढ़ते हो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एसेसरी पिगमेंट्स वाले टर्म्स पढ़ते हो। ऐसा सुना होगा तुमने, सुना होगा। यो मैम। अगर नहीं याद है इट्स ओके, पर तुमने वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का क्या मतलब है, देखो सन की जब रेस पड़ती है ना तो वो अलग अलग वेवलेंथ की पड़ती है। जो छोटी वेवलेंथ की होती है सन की रेस, वो बहुत ही हार्मफुल होती है, ठीक है। जो बड़ी वेवलेंथ की वेव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। तो अराउंड 400 टू 700 नैनोमीटर की जो सन की रेज होती है ना, 400 टू 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो सन की रेज होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, उनको हम कहते हैं पार, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब है वो सोलर रेडिएशन जो ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ का मतलब है जो खाना खुद बनाते हैं, राइट। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोफ मतलब जो खाना खुद बनाते हैं, राइट, लाइक प्लांट्स। तो प्लांट्स में पड़ने वाली सन की वो रेडिएशन जिसकी मदद से वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकता है, उसको हम कहते हैं पार। इज इट क्लियर? तो ये डेफिनेशन लिखी है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सन दैट रीचेज द ऑटोट्रोफ अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल सन रेडिएशन। सो टोटल सन रेडिएशन में हम कह सकते हैं 50% से ज़्यादा पार ही होती है जो फोटोसिंथेसिस में मदद कर रही है, और यही है जो हम सबको एनर्जी दे रही है खाने में, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, हम सब उसको खाते हैं, तो हम सब जिंदा है धरती पे, राइट। नाउ यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो पार वो रेडिएशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है। गॉट इट? यो मैम। यो मैम। तो इसे लिख लो, क्लियर सबको? यो मैम। लिख लिया? पार की फुल फॉर्म पे क्वेश्चन, मतलब इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन देना है, वो थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देते हैं, फोटोसिंथेटिक। हाँ जी कृतिका। मैम, जो जैसे आपने बताया कि जब एनारोबिक कंडीशन होती है तो डिकम्पोजिशन स्लो होता है, तो मैम ऐसा क्यों होता है? एनारोबिक जब कंडीशंस होती है ना, तो जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया ज़्यादा है ना वो एरोबिक है, तो एनारोबिक कंडीशन में वो फ्लरिश नहीं कर पाते इस वजह से। क्योंकि हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम नहीं पढ़ते इसलिए हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैक्सिमम जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया है वो एरोबिक इन नेचर है, क्योंकि धरती पे एरोबिक कंडीशन बहुत आराम से अवेलेबल होती है ना, तो इस वजह से एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में वर्क नहीं कर पाते। तो एनारोबिक कंडीशन होगी तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स वहाँ पे लग के डिकम्पोजिशन कर पाएंगे, इसलिए। ओके मैम। ओके डन। अब विजय वो उसका मतलब पूछ रही थी कि फोटोसिंथेसिस कम क्यों कर रहा है। ओके, ना फ्लो ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी की बात करते हैं। देखो हम एनर्जी जो धरती पे कहते हैं ना हम सबके पास है, वो हमें फोटोसिंथेसिस से मिली है। सन से रोशनी में एनर्जी थी, वो पैकेट ऑफ एनर्जी समझ लो, जैसे दूध के पैकेट होते हैं ना, वैसे सन की एनर्जी के पैकेट होते हैं, उनकी रोशनी में वो प्लांट पे पड़ते हैं। प्लांट वो एनर्जी को खाने के फॉर्म में अपनी बॉडी में चेंज कर लेती है, फिर उसको जब हर्बीवोर्स खाते हैं, फिर उसके बाद कार्निवोर्स खाते हैं, या उसको हम डायरेक्टली खाते हैं, तो हम सबको एनर्जी मिलती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लांट से एनर्जी मिलती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो फ्लो ऑफ एनर्जी की बात होती है कि हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी एक यूनि डायरेक्शन होता है। ऐसा ही होता है कि सन से यहाँ एनर्जी आ रही है, ऐसा नहीं कि हम सन को एनर्जी दे रहे हैं, राइट। ऐसा ही है कि हमें प्लांट से एनर्जी मिल रही है, ऐसा नहीं कि हम प्लांट को एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स ज़रूर दे रहे हैं मरने के बाद, लेकिन जो एनर्जी का मेन सोर्स वो सन ही रहेगा उसके पास। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। यूनि मीन्स एक ही तरफ रहेगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी ऑन दिस इंटायर अर्थ इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ जाएगा। जब हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे तब ये बात और अच्छे से समझेंगे। अब चाहे मैं पानी की बात कर रही हूँ, चाहे मैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ, मैं पेड़ों पर जाके रहने लग जाती हूँ, मैं केव्स में जाके रहने लग जाऊँ, वोल्केनो के रिम के ऊपर बात करूँ, कहीं पे भी फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा। तो ये बनता है नीट का क्वेश्चन, ठीक है। वो तुम्हें डिफरेंट सिचुएशन दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए कि डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स है, वो पानी के अंदर जो वोल्केनोज होते हैं ना वो है, तो अब बताओ तुम कि वहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके विजय, यूनिडायरेक्शनल है ऑलवेज विजय। अब सही हो गया ना तुम्हारा? ओके, चलो आगे। मैम। ओके चलो, अब 10% लॉ क्या है? 10% लॉ ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सिंपली लॉ ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। किसने दिया था ये? रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ये जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा इन्वायरमेंट का पेपर होता था, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रखा था मैंने, सब आता था मुझे, मैं बिना पढ़े जाती थी, मेरे सारे नंबर आते थे, मेरी बहुत अच्छी थी इकोलॉजी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि ये दिया किसने है, और यहाँ मेरा नंबर कटा था। मुझे याद है मेरे पेपर का पहला क्वेश्चन था ये, बहुत गुस्सा आया था मुझे कि इन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे, ये पूछा, और मुझे आता नहीं था। सो रेमंड लिंडमैन, जिनका नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी, ही गेव द 10% लॉ ऑफ एनर्जी इन 1942, ठीक है। तो 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? देखो ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं होता रियलिटी में, हम थ्योरेटिकल पर्पस से पढ़ते हैं। 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर ये सूरज है, अच्छा किसी को पता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी? शायद तुमने सुना हो। हाय मांशु। मैम 10% लॉ ऑफ एनर्जी से मेरे को यही पता है कि जितना भी हम कुछ खा लें या फिर कुछ भी एनर्जी हमारे पास आ रही है तो उसके हम सिर्फ 10% कंज्यूम कर पाते हैं और बाकी हम ट्रांसफर कर देते हैं आगे, मैम जैसे आपने पहले भी बताया था। थोड़ा सा इसको, हाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले कि जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है, नेक्स्ट पिछले जितना भी खाना हमें मिल पा रहा है वो सिर्फ 10% है, तो हम सिर्फ 10% एनर्जी आगे फॉरवर्ड कर पाते हैं, बाकी की सारी एनर्जी हीट बन के उड़ जाती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब देखो मैं गाय बनाने की कोशिश करती हूँ। मैम 10% ट्रांसफर कर पाते हैं या फिर 10% ले पाते हैं? 10% ट्रांसफर कर पाते हैं। 90% एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं? नहीं, रुक बताती हूँ, उड़ जाती है वो। अरे यार ये क्या बन गया? ये हर्बीवोरस डायनासोर जैसा बन गया, क्या बना ये? क्या लगता है? डायनासोर। यार कितना क्यूट डायनासोर। रुक यार फोटो लेने दे। यार ये कितना क्यूट है, बताओ। और जिस दिन मैं डायनासोर बना रही थी उस दिन मुझसे कुत्ते बन रहे थे। क्या होगा यार, बहुत ही मुश्किल है मेरा जीवन तो। रुक जा यार हिमांशु, तुम्हारा क्वेश्चन एक तरफ, मेरी ड्राइंग एक तरफ। कपड़े पहना देते, बड़े बच्चों की क्लास है भैया। बंटी, हाँ भाई 10% लॉ ऑफ एनर्जी बताओ भाई। उसने तो बता दिया अपनी तरफ से, तुम बताओ व्हाट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी? ये बहुत किसी भी लेवल पे 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। हाँ, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि हम 10% कंज्यूम करते हैं, ये 10% उड़ जाती है, राइट। तो मान लो ये सन है, हाँ बोलो ना, बोल बोल बोल। जैसे कि मैम एक ट्रॉफिक लेवल में मतलब जितनी एनर्जी होती है, जब वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो वो सिर्फ 10% जाती है उसकी, और उससे अगले वाले में उसकी 10% जाएगी। हाँ ठीक है, देखो जैसे सन है, सन के पास 100% एनर्जी है, ठीक है। ये है राजा रानी जो भी कह लो, 100% एनर्जी है, ठीक है। इसने तो अपनी 100% एनर्जी प्लांट के पास भेज दी थी कि ले भाई तेको जितनी एनर्जी कंज्यूम करनी है, लेकिन प्लांट इससे जितनी एनर्जी ले पाया वो सिर्फ 10% था इस 100% का। तो मैं यहाँ 10% लिख लूँ कि प्लांट ने 10% एनर्जी ली, तो बाकी की 90% कहाँ चली गई? टोटल 90 होता है, 100 होता है ना, तो 90% एनर्जी इन्वायरमेंट में ही लॉस्ट हो गई। 90% एनर्जी लॉस्ट, ध्यान से सुनना, लॉस्ट एज हीट,
ये इस तरीके से जाती है ना इन्वायरमेंट में कि जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब अगली बार कभी पेड़ को देखो तो सोचना, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है सिर्फ 10% एनर्जी अपने अंदर डाल पा रहा है वो थ्रू फोटोसिंथेसिस, 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में जा रही है। ना हम देख पा रहे हैं, ना हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं, ना हम उसको स्टोर कर पा रहे हैं। अगर हम वही एनर्जी स्टोर कर ले तो दुनिया में एनर्जी की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, वो हीट की फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, तो 90% एनर्जी चली गई। अब इसके अंदर ये 10% एनर्जी है, तो प्लांट के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी है ना। लेकिन अब मैं सन की बात भूल जाओ, अब सिर्फ प्लांट के पर्सपेक्टिव से देखो, तो ये सारी की सारी 10% एनर्जी प्लांट की बॉडी में, तो उसकी 100% एनर्जी है ना। जब बुक पढ़ते हो ना तो यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो मैं प्लांट हूँ, तो मेरी बॉडी में सिर्फ 10% एनर्जी सन से आई, लेकिन ये 10% एनर्जी मेरी पूरी बॉडी के लिए तो 100% ही है ना, मेरी पूरी बॉडी चला रही है। अब मैं कुछ पार्ट तो इसमें से अपने लिए यूज़ करूँगी, अपनी अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी के फंक्शंस मेंटेन करने के लिए, क्लीन करने के लिए, डेड सेल्स को रिपेयर करने के लिए, नए सेल्स को जन्म देने के लिए, राइट। तो कुछ पार्ट मैंने इसका यूज़ कर लिया अपने अंदर, जो मैंने पार्ट यूज़ कर लिया अपने अंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन बाकी का, अब ये डायनासोर है हर्बीवोर, तो ये हर्बीवोर है भाई। पहली बात तो ये हर्बीवोर आया और इस हर्बीवोर ने मुझे खा लिया, तो मेरे पास जितनी भी स्टोर्ड एनर्जी थी ना वो सारी की सारी इसके पास चली गई। ठीक है, तो इसके पास कितनी जाएगी? अब ये अलग ट्रॉफिक लेवल है ना, ये था ऑटोट्रॉफ, तो ये है पहला ट्रॉफिक लेवल। तो ऑटोट्रॉफ के पास 10% एनर्जी, तब मैं इसको 100% ही कंसीडर करूंगी। तो जब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इसको खाएगा उसके पास सिर्फ 10% जाएगा, तो 10 का 10% कितना होता है? 0.1 0.1 होता है कि 1% होता है? 1% मैम। 1%। हाँ, तो हर्बीवोर के पास 1% जाएगा, तो हम अज्यूम करेंगे कि 9% पूरा का पूरा उड़ गया, लॉस्ट एज हीट। अब तुम बोलोगे मैम जो उसने कंज्यूम किया था आपने उसके बारे में तो यहाँ पे खास जिक्र किया नहीं कि 1% में सारा आ गया। 1% वो वैल्यू है जो प्लांट ने खुद भी यूज़ करी अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, और एनर्जी को स्टोर भी किया है। वो अब अगले ट्रॉफिक लेवल ने खा लिया। अब अगले ट्रॉफिक लेवल पे है हमारा कार्निवोर। उसने जब इस डायनासोर को खाया, विच इज़ वेरी फनी टू इवन इमेजिन, तो उसके पास कितना जाएगा? 1% को अगर मैं 1% का 10% कितना होता है? 0.1%। 0.1 बाकी की जितनी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस होगी। नाउ द पॉइंट इज, पहली चीज़ तो 10% लॉ एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। ठीक है, हर ट्रॉफिक लेवल पे 14 to 15% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है अभी भी बुक्स में, स्कूल लेवल की बुक्स में हम 10% के परस्पेक्टिव से ही पढ़ते हैं, लेकिन ये मॉडिफाई हो चुका है अब। ठीक है, तो तुमको अभी के लिए इसको कैसे समझना है? इतना समझना है कि सन के पास 100% एनर्जी थी, प्लांट को 10% मिली। प्लांट के 10% से आगे जो हर्बीवोर ने उसको खाया उसको भी प्लांट के 10% से 10% मिला, यानी कि 1% पहुंचा। फिर उसको आगे जिसने खाया उसको सिर्फ 10% मिला। तो जितना भी एनर्जी लॉस्ट बचा हुआ है ना, जो अगले ट्रॉफिक लेवल पे नहीं जा रहा, वो हीट की फॉर्म में खत्म हो गया है। तो दिस इज नोन एज 10% लॉ ऑफ एनर्जी, दैट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी पासिस। हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे 10% ऑफ एनर्जी जाती है, और ये कभी भी रिवर्स नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि हर्बीवोर को प्लांट ने खा लिया, ऐसा कभी नहीं होगा कि सन ने को एनर्जी प्लांट से मिल गई। इसलिए हम कहते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। समझ आई? यो मैम चलो आगे। यो मैम सो द नंबर ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम आर लिमिटेड बाय एनर्जी। अब ये आता है नीट का क्वेश्चन। वो पूछते हैं कि एनर्जी के जो मतलब ट्रॉफिक लेवल है, कभी तुमने सुना होगा ना, मैंने उस दिन बनाई थी सीढ़ियाँ, कि ये एक ट्रॉफिक लेवल है जहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर को डाल देते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर को खाने वाले होते हैं कंज्यूमर, इसको ट्रॉफिक लेवल 2 पे डाल दिया। ये होते हैं मोस्टली हर्बीवोर। फिर हम डाल लेते हैं कार्निवोर्स, ट्रॉफिक लेवल 3। फिर हम डालते हैं टॉप कार्निवोर, जिसमें हम लॉयन टाइगर डाल देते हैं, जिनको आगे कोई ऐसे फीड नहीं करता उनके मरने से पहले। तो मोस्टली T4 लेवल तक ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। इसके बाद क्यों नहीं बनाते? अब पीछे जाके देखो, सन से प्लांट को 10% एनर्जी मिली, हर्बीवोर को 1% मिली, उसके बाद कार्निवोर के पास 0.1% है। इसको आगे और कोई खाएगा टॉप कार्निवोर तो 0.01% पे चला गया। यार एनर्जी इतनी कम है, अगर मैं इसके ऊपर भी ट्रॉफिक लेवल बढ़ा दूं, मतलब एक और ऑर्गेनिज्म को, ट्रॉफिक लेवल 4 वाले ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा, फिर उसको खाना पड़ेगा। तो ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मारने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसको इन रिटर्न मिलेगी तो 0.001%। तो जब एनर्जी मिली बहुत कम रही है, इस वजह से इसके ऊपर कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं है। ऐसा क्यों है कि शेर होता है जंगल का राजा, उसके ऊपर कोई आके फीड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि शेर को पकड़ने में एनर्जी बहुत लगेगी, लेकिन शेर के पास से एनर्जी मिलेगी बहुत कम। इस वजह से ट्रॉफिक लेवल की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड हो जाती है इकोसिस्टम में, क्योंकि एनर्जी 10% ही ट्रांसफर हो रही है ना, चलते 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 बहुत कम एनर्जी बचती है ट्रॉफिक लेवल पे। समझ आई?
यो मैम। बताना फिर क्या समझ आया। ये मैम। जी मैम। बता फिर क्या मैम समझ आया। मैम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली बात तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन या कंक्लूजन में क्या समझ आया। कंक्लूजन लॉजिकल है। कंक्लूजन का पॉइंट बता। मैं बहुत लंबी प्रोसेस में होते हैं, छोटी सी प्रोसेस है। फूड मैं चेन ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि एक लेवल पे आके जो एनर्जी का लेवल इतना कम हो जाएगा कि अगला कंज्यूम उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। हाँ यस कोई मैम। भी हाँ कोई भी फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा लंबे नहीं हो सकते, क्योंकि इसी ऑर्गेनिज्म को मार के खाने में एनर्जी ज़्यादा लग रही है और उस ऑर्गेनिज्म के पास देने के लिए एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी मैं कह सकती हूँ कि ट्रॉफिक लेवल के नंबर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ट्रॉफिक लेवल बस वो फूड चेन की बात हो रही है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। तो याद रखना कि अगर ट्रॉफिक लेवल को कोई लिमिट करता है ना, अगर फूड चेन के नंबर को कोई लिमिट करता है तो वो सिर्फ एनर्जी है और कोई लिमिट नहीं करता इसे। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्चुअल, बहुत अच्छा। डन। यो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ भाई, आओ भाई, टीम ए और टीम बी आ गई, महिला और पुरुषों की टीम। रेडी हो जाओ। अब क्वेश्चन है, एनी नॉलेज अबाउट द फूड चेन्स एंड फूड वेब। जो भी तुम्हें नॉलेज है, जो पहले बोल देगा उसको भैया पॉइंट मिल जाएगा। फूड चेन और फूड वेब के बारे में बताओ। स्टार्ट। स्पीसीज इन्फीरियर स्पीसीज को खाएगी। क्या। इन्फीरियर स्पीसीज जो होगी कोई भी, वो सुपीरियर स्पीसीज के द्वारा कंज्यूम करी जाएगी। इंफीरियर स्पीशीज सुपीरियर के द्वारा कंज्यूम की जाएगी। इंफीरियर किसको बोल रहा है भाई। जैसे डियर सुपीरियर हो अच्छा गया। अच्छा, ये भाई पहली बार ये टर्म मैंने सुनी है, चौंका दिया तुमने मुझे। ओके, और। मैम फूड चेन मतलब कि जो फीडिंग लिंक्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। हम्म, फूड चेन इज फीडिंग लिंक, ये भी अच्छी लैंग्वेज है भाई। फीडिंग लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ओके, ये और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। क्या। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यही है। हाँ, इनके थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। किसके थ्रू, फूड चेन या फूड वेब। चेन फूड भी, चेन। वेब भी मैम वही होगा। हम दोनों के थ्रू। फूड चेन फूड वेब। सॉरी बेटा, उसने पहले बोल दिया था तो वो जीत गए। और कोई पॉइंट बची है, 3 बच्चों ने ठीक का उठाया, बाकी तुम क्या यहाँ पर आ जाओ और बोलो। फूड चेन फूड वेब के बीच में डिफरेंस बताओ, जनरल पॉइंट्स बता रहे हो। फूड वेब में होगा कि अगर एक एनिमल है तो उसको अलग अलग स्पीसीज भी कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि एक से ज्यादा उसके प्रीडेटर हो सकते हैं। वन प्रे विथ मल्टीपल प्रीडेटर, वेरी गुड, ये अच्छा बोला इसने, खुश किया तुमने। और बोलो, और बोलो, अभी भी पॉइंट्स बनते हैं। बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। मैम फूड वेब कनेक्शंस होता है मैम, काफी सारे फूड चेन्स का। एक से अलग अलग यस, करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेवरल फूड चेन्स मेक फूड वेब। Ma'am, the food web does not become unstable by the removal of one group of organisms. अच्छा, क्या मतलब है इसका, मतलब समझा। कोई नहीं बोलेगा, और रुको, मतलब बता। मैम बायो वाले मैम ने बताया था, मतलब नहीं मुझे पता। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, कि तुम जो आंसर देते हो ना, या तो तुम बुक की डेफिनेशन दे रहे हो या तुम कोई स्टेटमेंट कहीं से उठा के दे रहे हो नोट से। यही प्रॉब्लम है, तभी मैं आंसर पूछ रही हूँ तुम लोगों से। स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, तुम्हारे पास आंसर है पर तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे टेस्ट में, क्योंकि तुमको उसका मतलब नहीं पता है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ो, और मैं तुम्हें स्टेटमेंट बता रही हूँ, कोई भी टीचर स्टेटमेंट बता रहा है, तुम यूट्यूब पे सुन रहे हो, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो ना। तेरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तेरे को मतलब नहीं पता, तो तुमको लगेगा तुझे नॉलेज तो थी, फिर एंट्रेंस में क्या दिक्कत हुई, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं कर पाए। नॉलेज की वजह से एप्लीकेशन हो पाती है, रट्टे से पॉइंट्स याद रह जाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देगा, लेकिन नॉलेज की वजह से एप्लीकेशन होगी ना। तो ये तुम्हारी दिक्कत हो गई, तो उसे समझने की कोशिश किया करो। स्टेटमेंट क्या थी तुम्हारी, अब बताओ। मैम the food web does not become unstable by the removal of one group of organism. मैम शायद से हाँ। इसको ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो फूड चेन है ना, उसका मैम एक हम्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मैम एक
एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया तो उसकी मैम होल होल चेन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। हाँ, अब सोचा तूने, राइट। क्योंकि फूड वेब में एक प्रे के ऊपर इतने सारे प्रीडेटर है, तुम एक प्रीडेटर हटा दो, कोई बात नहीं, दूसरा प्रीडेटर तो उस प्रे को खा रहा है, तो प्रे प्रीडेटर पॉपुलेशन मैनेज हो जाएगी। ठीक है, और प्रीडेटर अगर एक प्रे को खा रहे हो तो किसी और प्रे पे भी फीड कर रहे होते हैं, तो एक आध मेंबर अगर इकोसिस्टम में चले भी गए ना तब भी स्पीशीज सर्वाइव करती है। लेकिन फूड चेन सिंगल ऑर्गेनिज्म पे सिंगल ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है। तुमने एक को गायब किया, बस दूसरा अपने आप गायब हो गया। लोग हैं वो। या करेक्ट। हाँ, वो एक गुड़िया बोल रही थी, आंचल तुम बोल रही थी शायद, मैम ईशान। मैम food chain is increase the instability of ecosystem. नहीं, It consists of only one state chain. हाँ कह सकते हैं। हाँ, ये अभी तक इसने लिखा कि मैम कंसिस्ट फूड ऑफ चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैं। दोबारा बोल। फूड चेन कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैं। तो वही तो बोला उसने, स्ट्रेट चेन में भी बाबले, वही उसने बोला, तूने थोड़ा साइंटिफिक बोल दिया, ये नहीं है क्या? और बताओ, तुम्हें आने में देर हो गई। और बोलो, और बोलो, लड़की Web अभी it पीछे। consists many interconnect food chain. दोबारा बोलना। It consists many interconnect food chain. ये हो गया है, ये था सेवरल फूड चेन मेक फूड वेब, ये हो चुका है 4th पॉइंट, लड़कों ने पहले बता दिया। मैम फूड वेब कंटेन्स न्यूमेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आल्सो ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ स्पीसीज। कहाँ से पढ़ के बोल रहा है? पढ़ के बोल रहा है? नो मैम, मैम पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ मैम, बायो वाली मैम ने मुझे थप्पड़ पड़ा था मैम से ना, इसलिए वो याद है लाइन्स। बोल ले यार, तू बोल ले, कोई बात नहीं, बोल। बोल बोल, थप्पड़ क्यों पड़ा था, क्या हो गया? मैडम को बताया मैं ना वाले से मैम डाउट यही नहीं है। यही लाइन्स मुझे याद नहीं थी ना, मैम ने यही क्वेश्चन करवाया था याद बार बार। अच्छा, रट्टा मरवाया था? इसमें मैम रट्टा ही है। या क्या लाइन है, बताइए दोबारा। मैम फूड वेब कंटेन्स न्यूमेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आल्सो ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अरे इतनी देर से यही तो बोल रहे हैं कि बहुत सारी फूड चेन से फूड वेब बना, तो फूड वेब में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए ना डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के। वही बात तो बोली हमने बावले, मैडम ने तेरी रट्टा बजवा दिया, थप्पड़ खा लिया क्योंकि लाइन मैम को बताया नहीं तूने, मानना कानूनन अपराध है हिंदुस्तान में। मैम वो बोलती है मैम मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है शिमला में, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये तुमने बोला है क्या मैम को? बोला था मैडम को? अच्छा, नाइस। मैम का मैम ने बोला था ऐसा, मेरा मैंने नहीं। अच्छा, मैम ने खुद ही बोल दिया था मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट, तो धमकाना मत। मैम ऐसा बोला था। अच्छा स्कूल है तुम्हारा, कौन सा स्कूल है तुम्हारा? मैम कौन सा गवर्नमेंट स्कूल सीनियर है सेकेंडरी तुम्हारा? स्कूल जोड़ियाम्बा, कहाँ पर है ये? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हमीरपुर में टीचर दबंग है? बच्चों से नहीं डरते। पहाड़ में जा, मेरा शिमला में कांटेक्ट। अच्छा, तो शिमला में कांटेक्ट होता है वो सुपीरियर हो जाता है, ऐसा है क्या हिमाचल मैम में? पता नहीं, जो नरदेव सर है ना हमारे यहाँ पर भी हैं, उनका भी ऐसा ही है कांटेक्ट है उनका शिमला में, उनको 2022 में नेशनल अवार्ड मिला है। तो मतलब जिसका शिमला में कांटेक्ट है वो सुपीरियर है? मैम पता नहीं उनका है, मुझे यार ये अच्छा थप्पड़ बड़ा था। अरे राजा बेटा बोला कुलदीप, फूड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द फूड चेन इन ए सिंगल इकोसिस्टम। इतना मारूंगी ना तुझे, ये दिखता नहीं तुझको? लिखा तो यही है, एक ही लाइन 6 बार बोल दी सबने। 4th लाइन देख लो भैया, यही बोला है राजा बेटा। चलो आओ फिर देखते हैं फूड चेन और फूड वेब का थोड़ा सा फर्क। देखो, जो पॉइंट्स तुम यहाँ से उतारे जा सकते हो, सिंगल प्रीडेटर के पे डिफरेंट चेन, इतना मारूंगी ना मैं तुझे अनीश। ये दिखा तुझको, यहाँ लिखा हुआ है वन प्रे मैनी प्रीडेटर, 3rd पॉइंट। तो देखो, जो फूड चेन होती है हम उसको बड़े सिंपल तरीके से बना लेते हैं। अगर तुमने बचपन से देखा होगा कि एक प्लांट बनाते थे जिसको ऑटोट्रॉफ लिखते थे, ठीक है, और इसी को अगर मैं ट्रॉफिक लेवल की फॉर्म में लिखूंगी, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ट्रॉफिक लेवल 1 है जिसको T1 लिखा जाता है, जिसको मैं बोल दूंगी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर भी कह सकती हूँ, ठीक है। इसको खाएगा कौन? प्लांट को खाएगा हर्बीवोर, ठीक है। अब प्लीज इसमें वीगन मत घुसा देना कि मैम वीगन भी तो एक कैटेगरी होती है, हम सिंपल रखते हैं उसको, ठीक है। अब हर्बीवोर खाएगा तो हर्बीवोर अलग ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का अमाउंट ज्यादा होगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब इकोसिस्टम है। अगर प्रोड्यूसर का अमाउंट कम है, हर्बीवोर ज्यादा है, तो
एक टाइम आएगा पौधे खत्म हो जाएंगे, हर्बीवोर रह जाएंगे और फिर हर्बीवोर भी मर जाएंगे। तो हम एक नॉर्मल कंडीशन बनाते हैं, खतरनाक वाली नहीं। तो यहाँ मैं डालती हूँ हर्बीवोर, ठीक है। हर्बीवोर्स होते हैं जिन्होंने पहली बार खाना खाया है ना प्लांट से लेकर, तो हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर। सुना ये टर्म? नहीं सुना तो लिख लो, क्योंकि तुम्हें डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट भाषा मिलेंगी, फिर कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी कंज्यूमर है जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल बना रहे हैं। अब इनको कौन खाएंगे? हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, ठीक है। अब इसको खाएंगे कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, तो मैंने इसको लिख दिया सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और यहाँ पे मैंने ट्रॉफिक लेवल बना लिया तीसरे वाला T3। T3 में मैं लिख लूंगी कार्निवोर। कार्निवोर के ऊपर मैं लिख सकती हूँ कौन? टॉप कार्निवोर भी लिख टॉप सकती लेवल। हूँ, है ना, टॉप लेवल टॉप कार्निवोर्स। ये लिख लिया मैंने टॉप कार्निवोर। ये मेरा उधर को पता नहीं क्यों जा रहा है, पर उधर को जाना नहीं है इसने। ट्रॉफिक लेवल 4 कर लो मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टॉप कार्निवोर लिख लिया। अगर मैं इसको और भी सिंपल कर दूँ तो बेशक तुम इसको ना भी लिखो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, तुम इधर भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुमको इसका बेसिक एग्जांपल जो तो तुम बचपन से पढ़ रहे हो कि ये हो गया हमारा प्लांट, इसको एक प्लांट बना दिया हमने यहाँ पर। हर्बीवोर में तुम किसको लिख सकते हो? लेट्स से तुमने डियर लिख दिया, और कार्निवोर में तुमने किसको लिख दिया? तुमने लायन लिख दिया, है ना। अब देखो, एक को एक ने खा लिया, उसको फिर नेक्स्ट स्टेप ने खा लिया, बिल्कुल सीधी सी चेन है ना, इसको हम कहते हैं फूड चेन। सिंपल है, ये है फूड चेन। पहली चीज तो बहुत सिंपल सी है। दूसरी चीज तुमको इसमें क्या जाननी है कि फूड चेन में देखो जो प्लांट है और जो हर्बीवोर है, तो हर्बीवोर के लिए जो खाना है, हर्बीवोर के लिए जो खाना है वो प्लांट है, राइट। तो ये एक्ट करेगा एज अ फूड। कार्निवोर के लिए खाना कौन एक्ट करेगा, प्लांट या हर्बीवोर? हर्बीवोर। हर्बीवोर, हाँ हर्बीवोर। ध्यान से सुनना जो पॉइंट अगला बताने वाली हूँ। तो इट विल एक्ट एज अ फूड फॉर कार्निवोर, राइट। अब मान लो एक इकोसिस्टम है, इमेजिन करो एक जंगल का एरिया है, लेट्स से ये वाला एरिया, ध्यान से सुनना आराम से। ये जंगल का ये वाला एरिया है जहाँ पे तुमको ये तीन चीजें मिल रही है, तुमको ग्रासेस मिल रही है अच्छे से, ठीक है, और तुमको वहाँ पे डियर मिलते हैं और तुमको वहाँ पे लायन मिलते हैं। मान लो कोई प्रलय हो गई, कुछ हो गया कि सारे के सारे डियर मर गए। अगर सारे के सारे डियर मर गए तो क्या होगा प्लांट्स को और क्या होगा लायन को? बताओ। मैम ऑल डियर डेड, ग्रासेस जो हैं वो बहुत सिचुएशन है ज्यादा ये। हो जाएंगे और लाइन भी कम हो जाएंगे। यस, सी मैं एक बार अगर दोबारा समझाना। अगर हर्बीवोर, यहाँ रुक जा, यहाँ बता देती हूँ। तो एक कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है कि एक एरिया है, उस एरिया के अंदर मैंने देखा कि ग्रासेस थी, माइक बंद कर ले सुनेगा नहीं, ग्रासेस थी, उस एरिया के अंदर हमारे डियर है और उस एरिया के अंदर हमारे लायन है। हाँ हिमांशु बोलो। मैम जहाँ पे आपने T3 से पहले इरेज किया था, मैम वहां से दोबारा बताना। ओके, T3 ये वाला यहाँ से। यस मैम, हाँ कुछ नहीं, यस मैंने मैम, बस, इसके बाद से। हाँ हाँ वही बता रही हूँ। मैंने बोला कि प्लांट ने हर्बीवोर और हर्बीवोर ने प्लांट को खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया। तो ये बिल्कुल चेन लाइक प्रोसेस है ना, बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। तो इसको हम सिंपल फूड चेन कहते हैं। अब मैं तुमको एक सिचुएशन दे रही हूँ कि एक एरिया है जहाँ पे सारे डियर मर गए। अगर सारे डियर मर गए यहाँ पर, तो अब ग्रास की पॉपुलेशन को क्या होगा और लायन की पॉपुलेशन को क्या होगा? ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लॉयंस की घट। हाँ, ग्रास खाने वाला कोई नहीं है, इसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। और लायन के पास खाना नहीं है, क्योंकि लायन तो डियर ही खाते थे ना, पीछे देखो। तो तुमने उसका खाना छीन लिया, तो ये अल्टीमेटली मर जाएंगे, क्योंकि ये घास नहीं खा सकते, राइट। तो मैं कह सकती हूँ कि जो कार्निवोर है फूड चेन में, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है हर्बीवोर के ऊपर, राइट। थोड़ी सी भी छेड़छाड़ हुई हर्बीवोर के साथ तो कार्निवोर का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। यस ये बात मैम। क्लियर? Yeah, ओके, जो फूड होता है उसी के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, प्रे। और जो कंज्यूम कर रहा है फूड को, उसको कंज्यूमर को हम एक और टर्म से बनाते हैं, प्रीडेटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इतनी बात हमें क्लियर होगी। तो अगर फूड चेन में किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, ये ट्रॉफिक लेवल 2 था ना, जो मैंने बीच में से वो हटाए हर्बीवोर हमारे डियर, तो ट्रॉफिक लेवल 2 था। तो मैं कह सकती हूँ ना कि अगर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे कोई छेड़छाड़ होगी तो पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। कह सकती हूँ मैं ये बात? यस मैम। ठीक है, नोट इट ना। चलो, अगर ये फूड चेन है तो फिर फूड वेब की बात करते हैं। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब होता है कनेक्शन ऑफ फूड चेन। मतलब कि एक 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 प्रे को ज्यादा प्रे खा ज्यादा प्रीडेटर्स खा सकते हैं, जैसे कि है स्टार्टिंग में ग्रास।
फूड वेब हमेशा टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा। तो जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन कौन खा सकता है? एक तो डियर, और काउ, और तो रैबिट, डियर, रैबिट, goat, cow, goat, है ना। अब डियर को कौन खा काउ, सकता है? डियर को कौन खा सकता है? लायन, टाइगर, लाइन, टाइगर, काऊ को? लायन, लाइन, टाइगर, लाइन, टाइगर, और कोई नहीं खाता गाय को? बॉल, बेटा काऊ को ह्यूमन भी तो खा सकते हैं, यो ह्यूमन भी मैम, कंज्यूम करते हैं। रैबिट को यस कौन खाता मैम, है? हम रैबिट को ह्यूमन भी खाते हैं। और वल्चर, बल्चर तो मरने के बाद खाते हैं जनरली। मैम फॉक्स। फॉक्स खा लेते हैं। तो देखो, अब देखो जो ग्रास है वो प्रे है, उस प्रे के ऊपर कितने सारे प्रीडेटर है ना। प्रीडेटर 1, प्रीडेटर 2, प्रीडेटर 3। बेटा काऊ हिला दे, काऊ वाला पार्ट हटा दे, ये रे काऊ नहीं है अब। तो ग्रास की पॉपुलेशन का फर्क थोड़ी खास पड़ जाएगा, उसके ऊपर तो डियर भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, तो ग्रास की पॉपुलेशन मैनेज रहेगी, ठीक है। ह्यूमन की पॉपुलेशन में थोड़ी इफेक्ट पड़ जाएगा, ह्यूमन किसी और खाने को खा लेगा, वो मे बी ग्रासेस को खाए, वो मे बी जाके फॉक्स को खा ले, ह्यूमन तो फॉक्स को भी खा, उसको सॉरी रैबिट को भी खा लेते हैं, है ना, राइट। तो कहने का मतलब है फूड वेब क्या होती है? फूड वेब होती है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, है ना। ये भी एक फूड चेन है, देखो ग्रासेस, ग्रासेस को खाया रैबिट, रैबिट को खाया फॉक्स ने, राइट। तो ये एक ये फूड चेन है। फिर ग्रासेस, ग्रासेस को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन में, ये फूड चेन है। ग्रासेस, ग्रासेस को खाया काउ ने, उसको खाया ह्यूमन ने, ये भी फूड चेन है, राइट। तो फूड वेब क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन, ओके। यो मैम, और अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म में छेड़छाड़ हो भी जाए तो फूड चेन इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होती है, मैनेज रहती है, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, वाइल फूड चेन जो होती है वो जल्दी से डिस्टर्ब हो जाती है। तुम एक कार्निवोर्स हटा दो, पूरा सिस्टम बिगड़ गया था, लेकिन तुमने यहाँ पर एक को हटा भी दिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? यस मैम। यो मैम, वेरी ये गुड। मैम, लेकिन फ्लो ऑफ एनर्जी अब यहाँ पर आता है जो दिमाग घुमाता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी है। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी रहेगी? यूनिडायरेक्शनल, आंखें बंद करके लिख लो ये बात, यूनिडायरेक्शनल। तुम्हें कितनी मर्जी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन देगी, अगर क्वेश्चन में पूछा है ना फ्लो ऑफ एनर्जी इज द क्वेश्चन, आंसर इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल नो मैटर व्हाट। क्यों? क्योंकि ग्रासेस को काऊ ने खाया तो काऊ के पास एनर्जी गई, उससे ह्यूमन के पास एनर्जी गई। काऊ हटा दो तो भी ग्रासेस यहाँ रहेगी, तो ह्यूमन ने किसको खा लिया था? रैबिट को, तो रैबिट को भी एनर्जी ग्रास से मिली थी, तो फ्लो ऑफ एनर्जी तब भी यही रहा था। याद रखना फ्लो ऑफ एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा, गॉट इट, हमेशा यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि काऊ से रैबिट ग्रास के पास एनर्जी चली गई। समझ आई बात? यो मैम, अब ये इसमें मैम, एक चीज है जो कभी जिक्र नहीं की जाती, क्या? फूड चेन और फूड वेब में क्या मैंने कहीं पे भी डिट्राइटस का बात किया, डिकम्पोजर्स का? नो मैम, है ना। तो फूड चेन और फूड वेब में जनरली डिट्राइटस की बात नहीं करते हैं। चलो अब इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। ये पॉइंट से तुमने सही लिखे थे, गुड। सो जो फूड चेन होती है, फूड वेब तो मैंने बता दिया, फूड चेन दो टाइप की हो सकती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डिट्राइटस फूड चेन, ठीक है। तो जो हमने अभी तक फूड चेन की बात करी, हमने कहीं पे भी डिट्राइटस की बात नहीं करी, वो डिफरेंट फूड चेन में कंसीडर होता है, ओके। तो एक ग्रेजिंग फूड चेन है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे घास, जहाँ पर जो फूड चेन स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग मटीरियल, स्टार्टिंग मटीरियल कौन सा है? प्लांट्स। तो जब भी स्टार्टिंग मटेरियल प्लांट्स है तो हम उसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन हम उसको कहते हैं जिसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? डेड क्या होगा? ऑर्गेनिज्म। हाँ, डिट्राइटस, ये है इनका बेसिक फर्क, वेरी गुड। और फूड वेब में, फूड वेब में इस तरीके से हम फूड वेब को डिसाइड करते नहीं है, क्योंकि फूड वेब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड चेन। सो हो सकता है डिट्राइटस फूड चेन का कॉम्बिनेशन है या ग्रेजिंग फूड चेन का कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉन्सेप्ट फूड वेब में लगाते नहीं है, कभी कहीं जिक्र करते हुए तुम्हें मिलेगा नहीं स्कूल लेवल पे, ठीक है। लिख लिया इतना? शायद से ये फूड वेब ओमनिवोर्स का है शायद से। ऐसा कुछ नहीं है, फूड वेब तो सबका ही होता है, ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ सब होते हैं उसमें। डन। यस मैम। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, कौन सी बिगर होगी, टीम ए टीम बी, लड़का लड़की, बताइए। ये महिलाओं की टीम है, टीम बी। बेवकूफ, कौन सी टीम बिगर होगी? कम ये क्वेश्चन है कि ग्रेजिंग फूड चेन बिगर है कि डिट्राइटस फूड चेन बिगर है, क्वेश्चन तो सुन ले। grazing,
क्यों? 1. वाई? रीजन किसी के पास नहीं है, आंसर सबके पास है। हैं? रीजन क्या है? क्यों? करके आना जरा ये, क्यों होगी जरा। आंसर सब सही देते हो, रीजन तुम्हें पता नहीं है। इतना सॉलिड रट्टा कहाँ से है? सोच के आना। 2 होमवर्क दिए मैंने अभी तक। पहला होमवर्क क्या था? पहला होमवर्क क्या था? होमवर्क भी नहीं नोट किया? मैम बेटा लिखने दिवाली के बाद पूछूंगी मैं। लिग्निन के बारे में पता करके आना, क्या चीज होता है, कहाँ मिलता है। और दूसरा होमवर्क है ग्रेजिंग फूड चेन बड़ी क्यों है टेट्राइटिस फूड चेन से, व्हाई इट इज बिगर। लिख के आना, व्हाई दिस इज द कंडीशन। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर मुझे बताओ कि डेटाइटस फूड चेन बिगर क्यों है। जो भी कंडीशन है बता देना, ठीक है? चलो मैम इसमें अच्छा, अब एनर्जी का फ्लो मेजर होता है जीएफसी का, अच्छा शायद से। देखते हैं, पढ़ के आइयो, शायद से मत बताइए मुझे। चलो अब तुमने ये 2 टर्म बोले, स्टैंडिंग स्टेट एंड स्टैंडिंग क्रॉप। इस पे क्वेश्चन आता है इन दोनों टर्म पे। एक टर्म एनसीईआरटी में मेंशन है, दूसरी मेंशन नहीं है। कौन सी मेंशन है मुझे याद नहीं, ठीक है? इस पे नीट का क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का। ये फूड चेन और फूड वेब में जो क्वेश्चन आएगा तुम्हें जीएफसी और डीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटिस फूड चेन के कंपैरिजन में आएगा। जनरली एक पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? तो इनका कंपैरिजन करना जरूरी होगा, ठीक है? सो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट 2 टर्म है जिसपे 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग जब मैं वर्ड बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि जिस भी चीज की मैं बात करने वाली हूँ ना, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ी है, मतलब कि वो मटेरियल अवेलेबल है, उसके ऊपर उस मटेरियल को कोई खा नहीं रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रिएंट्स की, तो मैं स्टैंडिंग न्यूट्रिएंट्स बोल रही हूँ, तो मैं सिंपली कह रही हूँ कि ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर इस सॉइल में, इस पर्टिकुलर सॉइल में पड़े हैं, ठीक है? ना इसको कोई कंज्यूम कर रहा है, ना इसको कोई ब्रेक कर रहा है, ना इसमें लीचिंग हो रही है, बस ये इस पॉइंट पे पड़े हैं। तो स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप का क्या फर्क है? तुम याद रखना, स्टेट एक क्या होती है, स्टेट एक नॉन लिविंग सा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं जो क्रॉप बोलती हूँ, क्रॉप क्या होते हैं? लिविंग। लिविंग। फूड की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लिविंग होगा। तो इससे ही याद रख लेना स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप का फर्क, कि स्टेट वाली जो चीज़ थी वो नॉन लिविंग से रिलेटेड है और क्रॉप वाली जो चीज़ है वो लिविंग से रिलेटेड है, ठीक है? इतना क्लियर? याद करने का तरीका है, ठीक है? ऐसे ये कॉलम बना लो और इसमें इनके डिफरेंस आमने सामने लिखना, कंपैरेटिव। बताओ आज क्लास किसकी है? फिजिक्स से किसकी? फिजिक्स। हाँ हाँ कुलदीप, नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक्स इट्स अ फूड वेब, दैट्स करेक्ट। बहुत देर के बाद आया तुम। ओके बेटा, ओके ठीक है। जा रही हूँ थोड़ी देर में, आजा। स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है? ध्यान से डेफिनेशन सुनना, यहाँ से आएगा क्वेश्चन स्टैंडिंग स्टेट पे, ठीक है? और अगर पेपर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ तो यहाँ से रहेगा, ठीक है? इस टर्म से पूछेंगे क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं मेरे हिसाब से। तो देखो, स्टैंडिंग स्टेट, इट इज अ टोटल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे देती हूँ। It is the total minerals or nutrients present within the soil during a specific time period within a defined area. Defined area मतलब वो area जिसकी बाउंड्री पता है। तो ये एक डिफाइंड एरिया है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं स्टडी कर रही हूँ कि इसको मैंने इस टाइम पर देखा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक डिफाइंड एरिया की जो सॉइल है, ये रही सॉइल, ठीक है? तो ये है सॉइल, ठीक है? ये है डिफाइंड एरिया। तो डायग्राम बनाओ तो टर्म्स याद रह जाते हैं, किस पे ध्यान देना है। तो डिफाइंड एरिया की सॉइल में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे। कि इसके अंदर कितने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है, वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट है। समझ आई? कि तुम मान लो किसी एरिया में गए हो जहाँ पे चारों तरफ खेती बाड़ी होने वाला वो लैंड है, ठीक है? तो तुमने कहा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स थे, वो एक लैंड है ना 3 नंबर पे, उस लैंड के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स है मुझे वो पता करना है। तो तुम क्या देखोगे? उसकी स्टैंडिंग स्टेट, कि आज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मैं सॉइल का सैंपल लेके लैब में भेज के टेस्ट करूंगी। तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चलेगा कि मंडे को कह लो, वैसे इतना स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता है, कि लाइक दिस मंडे ले लेते हैं चलो, कि मंडे को उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट थे, तो वो उसका स्टैंडिंग स्टेट है। तो तुम्हें लैब से स्टैंडिंग स्टेट का डेटा मिलेगा, ठीक है? तो ये तुम्हें मदद करेगा तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं, यहाँ पे कौन से खेती बाड़ी करनी है, कौन से सब्जियां या फ्रूट्स लगाने हैं या नहीं। समझ आई बात?
यो मैम। यस मैम। ये मैम। राइट। तो सॉइल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, सॉइल के अंदर माइक्रोब रहते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। तो सॉइल इनऑर्गेनिक है मीन सॉइल एक डेड मटेरियल है ना, मिट्टी तो मरी हुई होती है ना, मिट्टी लिविंग नहीं होती है, मिट्टी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वो लिविंग है। राइट। तो मैंने कहा था ना स्टेट नॉन लिविंग से याद रखना, तो तुम नॉन लिविंग से याद रखना ये मिट्टी के एनालिसिस है। ठीक है। सो इट इज बेसिकली सॉइल एनालिसिस, सॉइल एनालिसिस फॉर न्यूट्रिएंट्स। सॉइल एनालिसिस न्यूट्रिएंट्स के लिए जब करी जाती है तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम कहेंगे स्टैंडिंग स्टेट, और ये रिच होती है इन इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, कितना रिच है इनऑर्गेनिक मटेरियल में, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट। गॉट इट? मैम मिनरल्स में कौन रिच होगा तो स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग स्टेट है? मिट्टी कितने मिनरल में रिच है उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग स्टेट। एक क्रॉप कितना मिनरल में रिच है उसको हम कहेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है मैं मिट्टी को जज कर रही हूँ, मिट्टी को चेक कर रही हूँ कि उसमें कितने मिनरल्स हैं। ठीक है, यस मैम। इसको हिंदी में लिख लो अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, बाद में तंग करेगा। ओके, तो फिर स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? क्रॉप मतलब फूड। अब वही कॉन्सेप्ट तुम क्रॉप पे लगाओ, तो टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास एट एनी ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन टाइम, कि कितना बायोमास है, बायोमास के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट सब आ जाते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक मैटर विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक ट्रॉफिक लेवल है, लेट्स से यहाँ पे सारे प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो एक गिवन टाइम के अंदर, एक गिवन टाइम के अंदर, डिफाइंड एरिया वर्ड नहीं देते, तो एक गिवन टाइम के अंदर इस प्लॉट में जितने प्रोड्यूसर है उनके पास कितना बायोमास है। अगर मैं मान लो यहाँ पर सारी खेती हो रखी थी गोभी की, तो सारी गोभी का जो टोटल बायोमास होगा उसको मैं बोल दूंगी ये स्टैंडिंग क्रॉप है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, इस पर्टिकुलर खेत के अंदर। ठीक है, तो वो होते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। समझ आई? बायो मतलब लिविंग, बायो मास अगर मैं एक साथ बोल दूं तो मास तुम वैसे तो बायोलॉजी में जनरली वेट को कंसीडर कर लेते हैं, पर बायोमास का मतलब मैंने बोला था ना कैसे निकालते हो किसी का, कि जैसे बॉडी में से मुझे लीवर का बायोमास जानना है सिर्फ, तो जो लीवर का सेल मतलब लीवर है जो ऑर्गन है उसको पहले ड्राई कर लेंगे, सारा पानी निकाल देंगे, फिर उसको क्रश कर लेंगे, फिर उसके पाउडर को वेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो उसका बायोमास होगा। एक्चुअल कितना ऑर्गेनिक मटीरियल उसके अंदर प्रेजेंट था उसको हम बायोमास कहते हैं। ऑर्गेनिक मटीरियल मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। राइट, समझ आई? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब देखो अगर ये सॉइल है, ध्यान से सुनना और तुम खुद आंसर करना, और ये मुझे पानी क्यों लग रहा है सोचना, उसके बाद आंसर करना, पागलों की तरह आंसर मत करना, पिटोगे। अगर ये सॉइल है तो सॉइल के अंदर ये उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, अगर ये कितने न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर मुझे पता करना है, तो उस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगी, स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग स्टेट? स्टैंडिंग स्टेट है। स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, अब ये जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, अब यहाँ पे प्लांट ग्रो करेगा कभी ना कभी, धीरे धीरे यहाँ प्लांट हर्ब श्रब्स ग्रो करे, ट्री व्री ग्रो कर गया लेट्स से, क्योंकि मेरे पास यही कलर है तो मैं ऐसे बना रही हूँ। तो ये जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है ये सॉइल के अंदर रह जाएंगे? नो मैम। क्या होगा इनके साथ, क्या होगा इनके साथ? प्लांट्स में हाँ, ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है ये तो प्लांट्स में चले गए, है ना? तो जो प्लांट्स के अंदर जितना भी बायोमास है अल्टीमेटली वो सॉइल से तो आया, करेक्ट? यो मैम। तो मैं कह सकती हूँ, अगर यही बात मैं यहाँ लिख दूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, बाय द यूज ऑफ सनलाइट द स्टैंडिंग स्टेट, जो स्टैंडिंग स्टेट है जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट है, विल अल्टीमेटली चेंज्ड स्टोर्ड एंड यूज्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप वाया फोटोसिंथेसिस। प्लांट न्यूट्रिएंट लेंगे फिर फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मदद से करेंगे, राइट, और ये सारा जो न्यूट्रिएंट है अपनी बॉडी में स्टोर कर लेंगे, है ना, या फिर उसको यूज कर लेंगे। तो फिर हम एंड में ये कह सकते हैं ना कि जितना भी स्टैंडिंग स्टेट है वो अल्टीमेटली स्टैंडिंग क्रॉप में चेंज हो जाता है, राइट? यस मैम। Yes, बस ma'am. ये एक ट्रांजिशन है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड चेंज चेंजेस इनटू स्टैंडिंग क्रॉप। ये लिख लो, कैसे चेंज हुआ, वाई फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपने जैसे अब प्लांट है उसने अपने और नए लीफ बना लिए तो उसको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, तो वो सॉइल से ले लेता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से उन्हें यूज कर लेता है। ओके ओके अनीश, वेलकम। ठीक है,
तो स्टैंडिंग स्टेट जो सॉइल मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट है, और हम कह रहे हैं मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आ जाएंगे। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे आएंगे, सिर्फ एक प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट्स को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना, दैट इज थ्रू फूड, और फूड हमें मिलता है प्लांट से। तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टैंडिंग स्टेट चेंजेस इनटू स्टैंडिंग क्रॉप। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, डन। डन मैम। Then ma'am. ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ये कंपैरेटिव आ सकता है, ठीक है, तो कंपैरिजन में लिख लेना। चलो लेट्स चेक आउट एनसीईआरटी। तुमने ये पेज पढ़ा था एनसीईआरटी का? बस मैं खत्म कर रही हूँ। ये पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम, कौन सा पेज नंबर है ये? ऐसे मत करो, कम ऑन यार, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक देख के पता चल जाना चाहिए। ये फर्स्ट पेज था इस चैप्टर का। खोलो एनसीईआरटी, फर्स्ट एनसीईआरटी खोलो। मैं इसमें तुम 241 हाँ 241 पे हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पे बोला था इस पेज के अंदर कौन सी वर्ड इंपॉर्टेंट था जिसकी डेफिनेशन आ सकती है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन है ना, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, राइट। ये मैं तुमको सक्सेशन में और अच्छे से कराऊंगी, नहीं भी समझ आया तो अभी बेयर कर लो। उसके बाद ये कह रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कर चुके हैं, डिकम्पोजिशन कर चुके हैं, एनर्जी फ्लो हमारा चल रहा है अभी, ठीक है, इतना हम कर सकते हैं, कर चुके हैं, राइट। अब ये वाला एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, इसको पढ़ लेना, तुमको अब समझ आ जाएगा, पढ़ के देखना एक बार। प्रोडक्टिविटी की बात की थी हमने, वहाँ बात की थी प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या होती है प्राइमरी प्रोडक्शन? रियली प्राइमरी प्रोडक्शन, यहाँ फंसोगे। तभी दो स्लाइड बनाई थी, एक थी प्रोडक्टिविटी और एक था प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क था, क्या मैम फर्क था? विदाउट कंज्यूमर जो अमाउंट है होगा प्रोडक्टिविटी और प्रोड्यूसर का। बायो मैम बायोमास कितना है एक डिफाइंड एरिया में? बायोमास हाँ, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास है प्रोड्यूसर के पास, वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है या प्राइमरी प्रोडक्शन है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? पर टाइम। पर टाइम, हाँ। अगर मैंने टाइम बोल दिया हाँ, एक प्रोड्यूसर के पास एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना खाना अवेलेबल है वो उसकी होगी प्रोडक्टिविटी। और अगर मैं सिर्फ उसके खाने की बात करूँ कि एक प्रोड्यूसर एक प्लांट के पास उसकी बॉडी में कितना खाना है वो उसकी प्रोडक्शन है, राइट। तो मैं प्राइमरी प्रोडक्शन पूछ रही हूँ, ठीक है, ओके। ये डिफरेंस याद रखना। और यहाँ पे डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन एनसीईआरटी की जरूरी है, मेरी लैंग्वेज नहीं, एनसीईआरटी की है, जिससे क्वेश्चन आएगा। द अमाउंट ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लो, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, उल्टा लिख रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन की। और इसमें एक क्वेश्चन है जो बनता नहीं है पर फॉर सम रीजन आ जाता है, वो है ये वाला, सेकेंड टर्म्स पे, जैसे वेट ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो ये किस टर्म्स में एक्सप्रेस होता है प्रोडक्शन, वो पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है। और इसकी टर्म भी आती है प्रोडक्टिविटी की, पर ईयर। तो जब वो टाइम मेंशन कर देंगे ना तुम्हें इन टर्म्स ऑफ ईयर, तो वो प्रोडक्टिविटी की टर्म है, ठीक है। तो ये यहाँ मैंने पे ये पूछा था, ये क्वेश्चन मेरे से भी टेस्ट में आया था, मेरे भी। हाँ, तो यार जो क्वेश्चन है बोलती हूँ भाई इसके टेस्ट में आए होते हैं ठीक है। तो ये टर्म देख लेना। चलो सर आ चुके हैं, तो एक बार ये रीड करना, आई होप तुम्हारा हो जाएगा, राइट। फिर आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।